माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में। जैसा कि आपके साथ मैंने फर्स्ट वीडियो अभी डिस्कस किया है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए, जो कि 24 को पेपर होने वाला है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज़ में हैं, यानी आपको 6 मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईलाइट द इश्यूज ऑफ कोऑपरेशन एज वेल एज कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये एक दूसरे के साथ भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है वो रीज़न? जैसे सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो टेंशन्स के रीज़न है, सबसे पहले क्या है, डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ गंगा। जैसे ऑलरेडी मेरे पास जो है आंसर लिखे हुए हैं, इनका आपको हिंट भी बताऊंगा कि कहाँ पर आंसर मिल सकते हैं आपको डायरेक्ट। डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर को लेकर जो उनका जो पानी है उसकी शेयरिंग को लेकर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंशंस। दूसरा क्या है, इंडिया की गवर्नमेंट इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि बांग्लादेश का जो रिफ्यूज़ करना ऑन द एक्ट ऑफ अनलॉफुल इमिग्रेशन टू इंडिया, वो कहते हैं कि देखो हमें तो कुछ करना नहीं है। तो इंडिया की सरकार कहती है भी तुम लोग तो इमिग्रेशन रोकोगे, इंडिया में इतने लोग आए जा रहे हैं बांग्लादेश के लोग, उनको क्यों नहीं रोकते तुम। तीसरा क्या है, बांग्लादेश की जो सपोर्ट है टू एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। बांग्लादेश की सपोर्ट है, उनको जो सपोर्ट करते हैं एंटी इंडियन, इंडिया के अगेंस्ट हो गए ना इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स, वो भी इंडिया की सरकार को पसंद नहीं। और बांग्लादेश रिफ्यूज टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। वो कहते हैं देखो हमारी टेरिटरी से आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में एंटर नहीं करोगे, ये बांग्लादेश ने बिल्कुल मना किया, जिसकी वजह से क्या है, इन दोनों देशों के बीच, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक रहती है। बांग्लादेश रिफ्यूज टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया एंड अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू इट्स टेरिटरी। वो कहते हैं देखो नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट यहाँ से हमारी देश की जो टेरिटरी से तो नहीं होगा एटलीस्ट। और ये मैंने आपको वैसे बता देता हूँ कि 20 या 22 किलोमीटर का जो रास्ता है जो इंडिया और बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, तो वहीं से निकलना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। बट बांग्लादेश तो मना करते भी हमारी टेरिटरी से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और म्यांमार को भी इंडिया को नेचुरल गैस की सप्लाई देने के लिए वो कहता है भी हमारी टेरिटरी आप यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हैं टेंशन्स की बातें जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन अगर हम बात करें कोऑपरेशन की, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर एक दूसरे के साथ सहयोग भी करते हैं। जैसे फ्रॉम द लास्ट डेकेड इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हुए हैं दोनों के बीच में। इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है डज इन्वॉल्व बांग्लादेश दैट लिंक साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। इसमें लुक ईस्ट पॉलिसी में बांग्लादेश भी आता है, तो फिर म्यांमार तक पहुंच जाते हैं हम। तो बांग्लादेश को भी तो है बीच में लेना है हमने, उसको अकेला थोड़ी छोड़ेंगे, तभी तो साथ भी देगा हमारा। और बोथ कंट्री आर कोऑपरेटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। दोनों जो हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी काम कर रही है। तो एरिया ऑफ कोऑपरेशन इज बीइंग ब्रॉडन बाय आइडेंटिफाइंग फियर्स ऑफ कॉमन थ्रेट एंड बाय रिस्पॉन्डिंग सेंसिटिवली टू ईच अदर्स नीड्स। अब दोनों एक दूसरे की नीड्स को लेकर भी जो हैं समझ भी रहे हैं, तो उसको लेकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो ये कोऑपरेशन वाले थे, पहले वाले टेंशन वाले थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कॉमन प्रॉब्लम्स इन साउथ एशियन कंट्रीज। अब साउथ एशिया की कंट्री में क्या आपको कॉमन प्रॉब्लम नजर आती है? तो देखो जो साउथ एशिया उसमें इंक्लूड हैं मेनी कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया 7 कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव एंड श्रीलंका। जो वेरियस नेचुरल एरियाज सच एज हिमालय, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, दे आर पार्ट ऑफ द रीजन। ये इनके रीजन के इस एरिया के अंदर सारे आते हैं। इससे जो कॉमन प्रॉब्लम है अमंग देम आर, सबसे पहले क्या है, एक तो गरीबी। कहते हैं कि इन सभी में आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगी वो है गरीबी। गरीबी बहुत है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है प्रॉब्लम कि ऑल कंट्री ऑफ साउथ एशिया सफर फ्रॉम द लार्ज मास लिविंग इन पॉवर्टी। इन इंडिया नियरली 30%, 38% जो है लोग ऐसे हैं जो गरीबी में रहते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ नज़र आएगी वो है वॉलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन होता है, और जो एग्जिस्ट ऑफ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स, फ्रॉम कॉम्युनलिस्ट हो गया, या पीपल इन नेगेटिव एटीट्यूड, जो विद ए नेगेटिव एटीट्यूड या थिंकिंग इन अप्रोच। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे बिना बात मारे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कहीं और होता है वो भी। तो ये वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी यहाँ आपको नजर आएगा। ये प्रॉब्लम फेस्ड बाय डेमोक्रेसी वो यहाँ पर है। सेवरल कंट्री ऑफ साउथ एशिया एस्पायर टू बी डेमोक्रेटिक कंट्री, बट उनको थोड़ी प्रॉब्लम है स्टेबल डेमोक्रेसी रखने में। ये भी एक इश्यू है साउथ एशिया के अंदर। और विमेन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो है अनएम्प्लॉयमेंट आपको नजर आएगी यहाँ पर। तो विमेन आर जनरली सीन एट लोअर पोजीशन इन मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन नेशंस। They are restricted and
आर नॉट एज फ्री एज देयर काउंटर पार्ट्स। वो कहते हैं भाई लड़की को, लेडी को तो घर पे रहना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जो साउथ एशिया के कंट्री में उनकी सोच अभी ऐसी है, तो इस वजह से भी कहते हैं ये प्रॉब्लम आपको नजर आएगी। तो हमने सबसे पहली प्रॉब्लम क्या देखी साउथ एशिया में, एक तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को लेकर ये चाहते हैं बट स्टेबल नहीं हो पाती। विमेन की अनएम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पर मिलेगी। पॉवर्टी यानी गरीबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है साउथ एशिया के अंदर। और एक प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन है वो भी आपको देखने में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1980 की अगर एंडिंग की बात करें तो सब मेजर चेंजेस ऑब्जर्व किए गए थे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, वो क्या थे 1980 के बाद। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता लगेगा कि पता भी होगा कि 1980 में बीजेपी का भी आना हुआ था, बट एनीवे यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल चेंज था वो था एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। इसका मतलब है कि जो 2 डेकेड्स से चला हुआ कांग्रेस का डोमिनेंस था, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वो क्या था, डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी 1989 इलेक्शंस। कहते हैं 1989 के इलेक्शन में जब कांग्रेस बिल्कुल हार जाती है, द पार्टी हैड वॉन ओनली 197 सीट्स विच वॉज वेरी लो इन कंपेरिजन टू 1984 इलेक्शन जब उनको 415 सीट मिली थी। अब कितनी मिली है 1989 में, 197। द कांग्रेस बूस्टेड अप इट्स परफॉर्मेंस और फाइनली वापस आती है 1991 में राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद, उनकी जब डेथ हो जाती है। तो बट द इलेक्शन ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिकल सोसाइटी, जो कहते हैं कांग्रेस सिस्टम का कहते हैं एंड हो गया, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस को कभी मेजोरिटी नहीं मिल पाई। एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम का मतलब है ये वो टाइम पीरियड था जब कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी और उनको भी अलायंस पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ता था, और इसलिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये वर्ड यूज़ किया कि एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम एंड कांग्रेस रिमेन्ड एज मेजर पार्टी, बट काफ़ी इसका जो डोमिनेंस है वो खत्म हो गया था। इसके अलावा असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, ये वैसे पॉइंट पहले डिस्कस हो ही गया कि जो राजीव गांधी मीन्स देयर वाज अ ग्रेट चेंज इन द लीडरशिप ड्यू टू द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन मे 1991। उनको एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान तमिलनाडु में एक श्रीलंकन तमिल जो कि लिंक LTT से उसने असैसिनेट कर दिया था। एंड द इलेक्शन है 1991 के, द विटनेस कांग्रेस पार्टी इमर्जिंग एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। द डेथ ऑफ राजीव गांधी लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा ये वो टाइम पीरियड था जब अयोध्या का इशू भी शुरू हुआ फिर से एक बार। द अयोध्या इशू वॉज स्टार्टेड विद द डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, जो कि दिसंबर 1992 में डिमोलिश कर दी गई थी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। द इंसिडेंट लेड टू द वायलेंस एंड मेनी क्वेश्चंस वर रेज्ड अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। अब आज की डेट में भी देखो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मान के चलते हैं वो चीज़ खत्म होती जा रही है। सेकुलर धर्म क्या होता है, जहाँ किसी एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, सेकुलरिज्म होता है। So this issue exemplified and provoked various changes in the politics of the country and guided the rise of the BJP and the politics of the हिंदुत्व। अब बीजेपी का आना हुआ लेकिन साथ साथ पॉलिटिक्स आती है हिंदुत्व की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समटाइम्स अ पीरियड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ अब। समटाइम्स अ पीरियड आफ्टर 1989 इज सीन एज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड द राइज ऑफ बीजेपी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ठीक है कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, बीजेपी का राइज हुआ, बट सिवियर कंपटीशन के बावजूद मैनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी एक ब्रॉड कंसेंसस इमर्ज हुआ था ऑन मैनी क्रूशियल इश्यूज, जिसमें ऑपोजिशन पार्टी भी कहती हैं, रूलिंग पार्टी भी कहती है भी ये होना चाहिए, यस, चाहे वो वैसे इनके साथ बिल्कुल अपोज हैं, बट इवन देन कहते हैं कुछ बातों को लेकर ये एग्री कर गए थे। वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहला क्या है, द फर्स्ट एग्रीमेंट वॉज ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब सब पॉलिटिकल पार्टी ने बोला भी इंडिया की अगर इकोनॉमी को बेटर करना है तो ये 5 ईयर प्लान से कुछ नहीं होने वाला, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करो जिसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन ये सब चीज़ें आ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा हमारा सिस्टम चेंज हुआ, धीरे धीरे हम बिल्कुल ट्रैक पर आना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है सेकंड वाज द एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। अब इससे पहले क्या था, बैकवर्ड कास्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, यानी मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द बैकवर्ड क्लास इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और उनको एडिक्वेट शेयर ऑफ पावर भी मिले। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज ने अब इंश्योर किया भी नहीं, उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, उनको शेयर मिलेगा। थर्ड एक्सेप्टेंस क्या था, वॉज द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, द रोल ऑफ द स्टेट लेवल पार्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज एक्सेप्टेड बाय ऑल मेजर पार्टीज। पहले क्या होता था, छोटी छोटी पार्टीज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था, लेकिन ये वो टाइम पीरियड था जब उनको इंपॉर्टेंस देनी पड़ी। कहते नहीं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, अगर ये आपके साथ है तो समझो आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे, लाइक ऐसा कुछ हुआ। और रीजनल पार्टीज आर शेयरिंग पावर एट द नेशनल लेवल,
वो सेंट्रल रोल प्ले करती है इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री फॉर 20 ईयर्स। अब देखो तब से लेकर आज तक ऐसा चल रहा है ना। और जो फोर्थ एम्फेसिस था वो किस पर था, ऑन प्रैग्मेटिक कंसंट्रेशन रादर देन आइडियोलॉजिकल। देखो प्रैग्मेटिक कंसंट्रेशन क्या होती है, वो कहते हैं भी देखो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमें उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना है जो जीत रही है, चाहे वो हमारी ऑपोजिशन पार्टी रही हो, लेकिन जब जीत रही है तो अगर वो हमें कह रही भी आ जाओ तो चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब क्या, आइडियोलॉजी मैटर नहीं करेगी कि उनकी आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी है और हमारी सोशलॉजी है, नहीं सोशलिज्म है, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट करो। क्यों, क्योंकि हमें पावर में रहना है, सीट में रहना है। तो आज की डेट में भी ऐसे ही हो रहा है, आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती है, आप किस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। इलेक्शन से पहले आप एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वही पार्टी जब इलेक्शन जीत जाती है उनको 2-4 सीटें चाहिए और वो आपकी पार्टी उनको प्रोवाइड कर सकती है, तो यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग वट एवर यू हैव सेड और वट एवर यू हैव हर्ड अबाउट यू। आप फिर उनको गले लगा लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पावर में रहना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात तो ये है कि कुछ बातों को लेकर एग्री करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके साथ, आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द दूंगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ वेरी नाइस डे और अच्छे से अपना पेपर कीजिएगा।